नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभ संध्या सभी को। गुड इवनिंग है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर आपको पढ़ाया जा चुका है। आपको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, तो ये चैप्टर आप आराम से पढ़ लीजिएगा। वो वीडियो भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड है। ज्ञानसिंधु क्लासेस.in पर अगर आप जाते हैं होम पेज पे, जैसे आप ज्ञानसिंधु क्लासेस.in डालते हैं तो वहाँ पर 9, 10, 11, 12 वीडियो लेक्चर्स का एक सीरीज बनी हुई आपको फ्रंट पेज पे ही मिल जाएगी, जिसमें आप क्लास 12 पे क्लिक करेंगे तो आपको तमाम चीज़ें दिख जाएंगी वहाँ पर आपके चैप्टर वाइज हिंदी के। ठीक है, तो कुल मिला के प्लेलिस्ट में आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट तो आप जानते हैं यूट्यूब पे कैसे ढूंढी जाती है। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो चैप्टर ऐड है आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसको पढ़िएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल अभी इसको समझ लेते हैं, इसी से ही चैप्टर 90% तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी उससे समझिएगा। तो यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, चूंकि ये साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है। तो नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। अछूता रहा का मतलब है कि मदर के हृदय में कोई बदलाव नहीं हुआ कि आपने ये बात कही है और वो उनके दिल पे लग जाए। दिल पे नहीं लगी। जो बात लेखक ने कही थी, लेखक ने कही थी कि हिटलर बुरा था, मतलब ये जो इसमें दो लोगों की चर्चा है, एक तो मदर टेरेसा और दूसरी थी सिस्टर क्रिस्टहेल्ड। क्रिस्टहेल्ड जो थी वो शत्रु देश जर्मनी की थी और मदर टेरेसा थी तो वो मदर टेरेसा कहाँ की थी? मदर टेरेसा फ्रांस की थी। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के शत्रु थे, शत्रु देश थे। लड़ाइयाँ हिटलर ने छेड़ी थी, जर्मनी का तानाशाह हिटलर था ना, तो हिटलर ने लड़ाइयाँ छेड़ी थी। तो लेखक ने कहा कि भाई मान लो सपोज दैट कि ये जो क्रिस्टहेल्ड है ये आपके दुश्मन देश की है, तो आपकी इससे गहरी मित्रता कैसी? तब मदर टेरेसा ने उनको जवाब दिया था। तो वही लेखक यहाँ पर वर्णन करता हुआ कहता है, ये एक रिपोर्टाज है। अगर आपसे विधा पूछी जाए तो रिपोर्टाज है रॉबर्ट नर्सिंग होम में। तो लेखक कहता है कि नस्तर तेज था, यानी बात का जो बाण था, बात रूपी बाण वो तेज था, लेकिन मदर टेरेसा के हृदय में नहीं लगा। वो बात जो हमने कही वो दिल में उनके वो बात नहीं लगी। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, परंतु उसमें इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक है और हम दोनों ईश्वर के लिए काम करती हैं। यानी उन्होंने कहा कि ये हमारे शत्रु देश जर्मनी की है तो क्या हुआ, जो काम मैं करती हूं वही काम यह भी करती है। ये भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी ईश्वर के लिए काम करता हूं, तो तकलीफ की क्या बात है? और हिटलर बुरा था, उसने लड़ाइयां छेड़ी, तो उसमें मेरा घर तो बर्बाद हुआ, तो क्या इस लड़की का बर्बाद नहीं हुआ था? दोनों का हुआ था। तो इसलिए मदर टेरेसा ने उसको टाल दिया। और फिर आगे क्या है इस गद्यांश में कि हम दोनों एक हैं। मदर टेरेसा ने झूम में गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। यानी पहली ही बात में हमें चुप करा दिया। ऐसा लग रहा था कि मैं ये बात कह करके उनकी लड़की को, क्रिस्टहेल्ड को छीन रहा हूं। हैं? मदर चली गई, मैं सोचता रहा मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत दीवारें, फौलादी दीवारें, लोहे की दीवारें, वैमनस्यता की दीवारें, भूगोल की दीवारें, इतिहास की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कलर की दीवारें, रंग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय दीवारें। अजेय मतलब ऐसी दीवारें जिनकी कोई गिनती नहीं। नगण्य का अर्थ है यहां पर कि उन दीवारों की गिनती नहीं है, यानी उनका वजूद शून्य है, लेकिन वह ऐसी मजबूत और फौलादी हैं कि अजेय हैं, उससे कोई जीत नहीं सकता। वे अजेय हैं, उनसे कोई नहीं जीत सकता। वो मजबूत दीवारें हैं, क्योंकि आज भी वर्ग भेद, रंग भेद, जाति भेद सब चलता है। तो ये दीवारें, अब देखिए पहले तो गद्यांश के लेखक का नाम और पाठ का नाम। बाय डिफॉल्ट दो प्रश्न हमेशा आते हैं, एक तो आएगा लेखक का नाम, पाठ का नाम, दूसरा प्रश्न आएगा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप समझते हैं कैसे लिखनी है, ठीक है। पहले देखिए, प्रस्तुत गद्यांश कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित, ठीक है, रचित है। प्रस्तुत गद्यांश लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है और ठीक है, या फिर इस गद्यांश के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं और इस पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं?
तो भाई साहब मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवारें किसने की हैं? तो मनुष्य ने ही की हैं भाई। मनुष्य व मनुष्य के बीच दीवारें किसने खड़ी की हैं? तो मनुष्य ने ही खड़ी की हैं। ठीक है। लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा ने क्या कहा? समझो भाई, लेखक के प्रश्न के उत्तर में मदर टेरेसा बोली, क्या बोली? हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर इस लड़की का भी घर उसमें ढह गया और मेरा भी, फिर भी हम दोनों एक हैं। ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस बात का संकेत किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मानव की भेद भावना की ओर इशारा किया है, संकेत किया। रेखांकित अंश की व्याख्या समझिए। लेखक ने मदर टेरेसा से कहा कि आप फ्रांस की हैं और सिस्टर क्रिस्टहेल्ड जो हैं वो जर्मनी की हैं, आपके शत्रु देश की, फिर भी आप उससे प्यार करती हैं। इसके प्रत्युत्तर में मदर टेरेसा ने कहा कि हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रही हैं, हम दोनों नस हैं, तो हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रही हैं, अतः हम दोनों एक हैं। मदर टेरेसा के जाने के पश्चात लेखक ने सोचा कि मानव ने ही मानव से लड़ाने के लिए भौगोलिक एवं जाति वर्ग आदि की अनगिनत दीवारें खड़ी की हैं, अन्यथा ईश्वर ने तो सभी को समान बनाया था। तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। मुझे हाशिम फिरोजाबादी की गजल याद आती है कि तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। मेरा खून न काला है और तेरा खून सफेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। कि मतभेद कैसा? भाई साहब मेरा खून काला नहीं है, आपका सफेद नहीं है, तो क्यों मतभेद? कौन है ये कमला की मांग उजाड़ने वाला खूनी, बूढ़ी जुबेदा की दुनिया किसने कर दी है सूनी। मार दिए किस जालिम ने शंकर और जमशेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद, तो फिर ये कैसा है मतभेद। जब गोलियां चलती हैं, आतंकवादी गोलियां की बौछार करते हैं, तो उसमें कोई रंग नहीं देखते। गोली किसी की जाति पूछ कर नहीं लगती, बम किसी की जाति पूछकर, किसी का धर्म पूछ कर नहीं फटता। बम तो फोड़ना है, आतंकवादों का काम है। आतंकवादियों का काम क्या है? बम फोड़ना, जनता को परेशान करना। उसमें जाति धर्म को देख के वे बम नहीं फोड़ते। इसलिए हम और आप क्यों मतभेद करते हैं भाई साहब? मतभेद नहीं, क्योंकि मानव ने मानव के बीच में ही तमाम दीवारें खड़ी कर दी, अन्यथा तो हम सब समान हैं। ईश्वर ने तो समान बनाया है, वही खून, वही हड्डी, वही अस्थिपंजर, वही ढांचा सबको दिया है। लेकिन हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने बनाया समान है, लेकिन ईश्वर ने हर एक व्यक्ति को एंटीक पीस बनाया है। हर एक व्यक्ति को उस जैसा नहीं बनाया, मतलब हर एक व्यक्ति को अलग बनाया है, यूनिक बनाया, विशेष बनाया है। कहीं दो आदमी आपको एक जैसे नहीं मिलेंगे, भले ही वो जुड़वा क्यों ना पैदा हुए हों, कुछ ना कुछ उनमें किसी न किसी चीज का फर्क होगा। लेकिन फिंगरप्रिंट दोनों के अलग होंगे, भले ही कितनी सूरतें मिलती हो। इसलिए हर एक पीस एंटीक पीस है, ईश्वर का बनाया हुआ। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, वो सबको समान बनाता है। हम लोग आपस में लड़ झगड़ के तमाम दीवारें, हम ये बिरादरी के हैं, वो उस जाति के हैं, ये सब करते करते हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कितने दिन की है? जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी मौत, महबूबा है साथ लेकर जाएगी। चंद सांसें हैं आपके पास, चंद दिन हैं, चंद घड़ियां हैं, तो फिर क्यों ये अपराध क्यों, ये कुकृत्य क्यों, ये कुकर्म क्यों, और ये भेदभाव क्यों? आए हो तो कुछ करके जाओ, ताकि पता चले आप क्यों आए थे इस दुनिया में। महात्मा गांधी ऐसे नहीं बने, सुभाष ऐसे नहीं बने, उनके कृत्य थे, उनके कर्म थे ऐसे, जो आज आप लोगों को नाम लेने पर मजबूर करते हैं। इसलिए कुछ ऐसे कर्म करो कि इस अरबों की भीड़ में से एक बंदा निकल कर आता है, जिसका चेहरा सर्व समुदाय को याद आता है। इसलिए ऐसे कर्म करो। आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं,
आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू। होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती। चाल में क्या है? गजब की चुस्ती, और कदम में फुर्ती, व्यवहार में मस्ती, और हंसी उनकी यूं कि जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और काम की यूं कि मशीन मात खा जाए। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन, जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं है। मदर टेरेसा चाहती तो क्या अपने फ्रांस में नहीं सेवा कर सकती थी? लेकिन उन्हें फ्रांस में तो उन्होंने सेवा की, उन्हें तो मानवता की सेवा करनी थी। उनको देश से, उनको भारत भूमि से या फ्रांस की भूमि से या पाकिस्तान की भूमि से या ऑस्ट्रेलिया की भूमि से मतलब नहीं था। उनको मतलब था तो केवल सेवा भाव से और मानवता की सेवा से। इसलिए तमाम ऐसी नर्सेस जो आज मानवता के लिए काम करती हैं, मदर टेरेसा के नक्शे कदम पे चलती हैं। वो चाहती तो अपने देश में रह के सेवा कर सकती थी, अपने देश में उन्होंने की, लेकिन वो चाहती तो मना कर सकती थी, भारत में नहीं जाएंगे, हम अपने देश में सेवा करेंगे। भाई साहब, उनको मानवता की सेवा करनी थी। ठीक है, तो उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ सेम रहेगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश कहां से कहां तक है आपने जान ही लिया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में लेखक क्या कहता है? लेखक ने रॉबर्ट नर्सिंग होम की वयोवृद्ध अर्थात सबसे बूढ़ी नर्स मदर मार्गरेट के सेवा भावना की तत्परता एवं व्यवहार में उसके खुशमिजाज तथा फुर्तीले स्वभाव को देखकर कहता है कि उनमें गजब की सक्रियता है। एक्टिव बहुत है वो मदर, एवं फुर्तीलापन बहुत था। व्यवहार में मस्ती थी और चेहरे पे हंसी थी। हंसी ऐसी कि जैसे लगता था मोतियों की भरी हुई कोई बोरी ही उलट गई हो। हंसती थी तो दांत ऐसे दिखाई देते थे जैसे मोती चमक रहे हों, जैसे मोतियों की भरी हुई बोरी खुल पड़ी हो। उनका कार्य मानो मशीन की तरह था, अर्थात कार्य करने में बहुत फास्ट थी, बहुत चतुर थी। गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या अभिव्यक्त किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने यह अभिव्यक्त किया है कि मदर टेरेसा की सेवा भावना। क्या अभिव्यक्त किया है? मदर टेरेसा की सेवा भावना तथा उनके चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए उनके परोपकारी चरित्र को अभिव्यक्त किया है लेखक ने। मदर मार्गरेट कौन थी? लेखक ने उनके व्यक्तित्व का वर्णन किस रूप में किया है? तो मदर मार्गरेट इंदौर में स्थित जो रॉबर्ट नर्सिंग होम था, उनकी वयोवृद्ध सेविका थी, वृद्ध नर्स थी। उनका कद एक गुड़िया की भांति छोटा था। वे फुर्तीली थी एवं खुशमिजाज स्वभाव की स्त्री थी। लेखक ने नर्सिंग होम की मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा क्यों दी? क्योंकि मदर मार्गरेट, यहां पे मदर है, मदर लिख दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहां से पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा। मदर मार्गरेट ने अपनी ममतामयी सेवा भावना से दीनहीन निराश रोगियों के जीवन में आशा का संचार करके उन्हें स्वस्थ हंसता खेलता व्यक्ति बना देती थी। इसलिए लेखक ने मदर मार्गरेट को जादूगरनी की संज्ञा दी। ठीक है, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। गद्यांश का संदर्भ वही रहेगा और प्रश्न है प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। लेखक ने किसके संबंध में विचार व्यक्त किया है? तो मानव सेविका मदर टेरेसा की सेवा भावना, आत्मत्याग के संबंध में विचार व्यक्त किया है। गद्यांश का रेखांकित अंश क्या कहता है? लेखक कहता है कि मैंने
संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्टताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं और अपार यश अर्जित करते हैं। कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, कुछ लोगों को रूप से पाते देखा है मतलब आकर्षित करते देखा है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपार धन होता है और वे उसके बल पर लोगों को प्रभावित करते हैं, उन्हें आत्मीय बनाने में समर्थ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट गुण होता है और वे अपने गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आज लेखक ने ऐसे अद्भुत नारी को देखा जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया। ठीक है, फिर अगला गद्यांश से कहता है कि यह अनुभव कितना चमत्कारी था कि यहां जो जितनी अधिक बूढ़ी है वो उतनी ही अधिक उत्फुल्ल मुस्कानमयी। ये किस दीपक की ज्योत है? जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवानिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की। भाषा के भेद रहे हैं, रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। क्या है? विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। कौन सी ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है? पहला ही प्रश्न। तो लेखक के अनुसार सबके हृदय में राज करने वाली, और लेखक के अनुसार सबके हृदय में सेवा भावना और प्यार की ज्योति विश्व की सर्वोत्तम ज्योति है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस प्रसंग का वर्णन किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा की सेवा भावना एवं उनके व्यक्तित्व की महिमा का वर्णन किया है और उन्हीं को विश्व की सर्वोत्तम ज्योत कहा है। लेखक ने नर्सों का जीवन कैसा बताया है? तो नर्सों के जीवन को अलौकिक और सर्वोत्तम ज्योति बताया है। क्या बताया है? सर्वोत्तम ज्योति। ठीक, विश्व की सर्वोत्तम ज्योति किसे कहा है? तो नर्सों को कहा है या मदर टेरेसा को कहा है, दोनों बातें कह सकते हैं। फिर देखिए व्याख्या, लेखक कहता है कि वृद्ध नर्सों के अंदर कोई अलौकिक तेज है जिससे इनका जीवन सजग बन गया है। ये सब किसी लक्ष्य केंद्रित सेवा परायण जीवन के प्रकाश को विकीर्ण करने वाले प्राणियों का समूह है। इनमें अद्भुत विश्वास और भरा हुआ है और इनका जीवन एकाग्र साधना का जीवन है। आज भी ये भयंकर रोग से पीड़ित रोगियों को अपनी मुस्कान भरी सेवा से जीवित रहने का अमर संकल्प देती हैं। यद्यपि यहाँ पर रहने वाली नर्सों के देश अलग अलग हैं, भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, किंतु इनके मन में जलने वाली प्यार और सेवा की ज्योति अद्भुत एवं सर्वोत्तम ज्योति है। तो ये थे रॉबर्ट नर्सिंग होम में जितने भी इस चैप्टर में गद्यांश है, उन सारे गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। हम ये चाहते हैं कि आप विधिवत पढ़ें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। हम ये चाहते हैं कि हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाएं, और अगर हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसमें छोटा सा योगदान आपका ही होता है। आपका योगदान ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कृपा करें, यानी तमाम ग्रुप्स में सेंड करें। रोज़ स्टेटस लगाते हो, रोज़ स्टेटस कोई ना कोई लगाते होंगे, ज़रा एक दिन मेरे वीडियोस की स्टेटस लगा लीजिए, तो फिर क्या ही बात है, एक गुरु की गुरु दक्षिणा अदा हो जाएगी इसी बहाने। तो आज कौन कौन स्टेटस लगा रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि मैं स्टेटस आपकी वीडियो की लगा रहा हूँ, या फिर प्लेलिस्ट की लगा लीजिए। कोई समस्या है तो अबाउट सेक्शन में नंबर दिया रहता है, वो केवल व्हाट्सएप नंबर है, आप केवल चैट कर दीजिए। और चैट इतनी जल्दबाजी में मत कीजिए कि अभी मैंने चैट किया और अभी मुझे आंसर मिल जाए। इतना संभव नहीं होता है मेरे बच्चे, संभव इतना कैसे होगा? हज़ारों बच्चों के तुरंत चैट आते हैं तो कितना रिप्लाई तुरंत नहीं मिल पाता है। जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं 2 दिन 1 दिन भी हो जाता है, कभी कभी रिप्लाई तुरंत भी मिल जाता है। तो भड़के नहीं भाई ज़्यादा कि आपको मैंने मैसेज किया रिप्लाई नहीं दिया। अब आप जानिए कि आप संख्या में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो एक अपना आप ग्रुप बना लीजिए। जितने भी आप अपने स्कूल के बच्चे हैं, अपने मित्र हैं, जितने भी आपके समकक्षी हैं, आपके समकक्ष हैं, तो उन सारे बच्चों का एक ग्रुप बना लीजिए आप, अपना पर्सनल ग्रुप, उसमें सभी को जोड़ लीजिए। उसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी का ग्रुप अलग कर लीजिए, है ना। मेरा ग्रुप मेरे नाम से बना सकते हो, हिंदी का ग्रुप, तो उसमें सारे वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट वगैरह सब शेयर किया करो,
ताकि सबको कंटेंट मिलता रहे। पीडीएफ जो डाउनलोड करो वो किसी को नहीं मिल पाई हैं तो ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगी, है ना। और अब मैं ग्रुप बनाता हूं तो उसमें दिक्कत ये है कि बच्चे आपस में बहुत चैट करते हैं, कोई किसी का नंबर मांग रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, तो वो चैट बनाना मेरे लिए संभव नहीं है, वो मतलब ग्रुप बनाना। वो व्हाट्सएप ग्रुप केवल आप लोग बना सकते हैं आपस में, उसमें मुझे मत जोड़िएगा, कोई आवश्यकता जोड़ने की नहीं है। क्योंकि आप लोगों का ग्रुप होगा तो आप लोग उसमें सब आराम से अपना डिस्कशन कीजिएगा। और ग्रुप डिस्कशन हमेशा सुबह एक क्वेश्चन डालिए ऑब्जेक्टिव किसी भी सब्जेक्ट का डाल दीजिए, शाम तक उसके रिप्लाईज आ जाएंगे। हाँ, क्वेश्चन वो डालिए जो आपको ना आता हो, और रिप्लाई भी वही कीजिए जो आपको सही से आता हो। ये नहीं कि आप रिप्लाई कर, अब तो व्हाट्सएप पे वो भी आ गया ना, एक ग्रुप में क्वेरीज वाला, वोटिंग वाला भी ऑप्शन आ गया कि आप उसमें ऑप्शन सही कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं कितना आंसर कौन दे सकता है, तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और अब तो यूट्यूब में भी ऑप्शन आ गया है कम्युनिटी में पोस्ट वो डालने का कि मैं प्रश्न एक दे दूंगा, तो उसमें सही ऑप्शन मैं चुन दूंगा, तो आप टिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैंने सही लगाया गलत लगाया, वो आप अपना आंसर जान सकते हैं। तो बस टेक्नोलॉजी बहुत है आपके पास, इस समय में आप जी रहे हैं कि आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य पुरुषायुषम, उठो जागो और अपने से बड़ों से ज्ञान प्राप्त करो, उठो जागो और अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित हो जाओ, क्योंकि यही समय है कुछ करने का। ऐसा ना हो कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सब आगे चले जाएं और हमारा भारत पीछे रह जाए। भारत को पीछे नहीं रहने देना है, क्योंकि भारत के भविष्य हम और आप हैं, भारतीय हम और आप हैं, राष्ट्रवादी हम और आप हैं। तो इस राष्ट्रवाद का, इस राष्ट्र को विकसित बनाना भी हमारा और आपका कर्तव्य है। हम पीछे रहेंगे, आप पीछे रहेंगे तो ये भारत देश पीछे रहेगा। इसलिए सबको सुकर्म करके इस देश की अपना उत्थान करेंगे, तभी इस देश का उत्थान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।